और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर जिसने चीन, नेपाल और भारत में सनसनी फैला दी है, तबाही मचाई है। नेपाल में जल सैलाब से तबाही हुई है। देखिए पहली तस्वीर, जब चीन नेपाल बॉर्डर पर पहुंचा तूफान सैलाब, ये देख रहे हैं आप, ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं और बॉर्डर का गेट है। देखिए जरा, जब सैलाब आया है, जलजला, सैलाब, पानी का सैलाब कहिए, जलजला कहिए इसे, ये नेपाल और चीन का बॉर्डर है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, चीन और नेपाल का बॉर्डर है। जब नेपाल से बाढ़ आई, ये पूरा पानी, इसका रफ्तार देखिए, इसका वेग देखिए कितना तेज था कि सब कुछ बहा ले गया, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया इसे। और उसके बाद देखिए बस स्टॉप था, बस डिपो, ये चाइना और नेपाल बॉर्डर है। बस डिपो देखिए, सारी बसों को पानी उड़ा कर ले गया। देख रहे हैं बस खड़ी है और पानी का बहाव देखिए जरा, इतनी तेज पानी आया है कि खिलौनों की तरह बस पानी में बहती हुई चली गई। अब देखिए इससे ज्यादा खतरनाक तस्वीर, जब ये पानी और आगे बढ़ा और नेपाल में दाखिल हो रहा था। इसकी रफ्तार देखिए जरा, नेपाल के अंदर घुसते वक्त ये पानी की हालत आप देख रहे हैं। जो कुछ सामने आया सब बहा ले गया। पानी देखिए और आगे बढ़ा तो नेपाल का ब्रिज आप देख रहे हैं अपने साथ ब्रिज को बहा ले गया है, पूरा ब्रिज बह गया है। आप देख रहे हैं ये नेपाल का बड़ा पुल है। इस पुल से दो इलाकों का संपर्क था और पूरा पुल पानी के बहाव में बह गया है। और पुलों को तोड़ता हुआ जब ये पानी आगे बढ़ा तो देखिए घरों तक पहुंचा है। ये घर डुबो ले गया। ये कार जो आप देख रहे हैं, आगे गाड़ी खड़ी है, वैगनआर गाड़ी है, शायद पूरी गाड़ी को पानी अपने साथ बहा ले गया। तो नेपाल में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो ब्रिज, फ्लाईओवर है वो तबाह और बर्बाद हो गए पानी में। दूसरा ब्रिज देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दूसरे ब्रिज की तस्वीर है
देखते ही देखते पूरा पुल बह गया है। पुल बहता चला गया पानी के बहाव में। ये दूसरा पुल मैं आपको दिखा रहा हूं जिसे चीन से आई बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। पुल बहा ले जाने के बाद देखिए हालात पानी और आगे बढ़े और ये जो घर आप देख रहे हैं इन घरों में तबाही आई, घरों को अपने साथ बहाया। पानी की भयावहता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जो भी ब्रिज सामने आ रहा था वो बह जा रहा था। ये देखिए एक और ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये ढांचा बना हुआ है, आयरन का ब्रिज है और उस पूरे पुल को अपने साथ पानी बहा ले गया। पूरा पुल पानी में समा गया है। सोचिए वो मंजर, वो हालात क्या होंगे। आसपास जो लोग रहते हैं अपने घर के आगे देख रहे हैं पानी की ये तीव्रता, ये विकराल रूप। अब देखिए जरा गांव की तरफ जब पानी बढ़ रहा था गांव वालों ने भागना शुरू किया। ये आप देख रहे हैं, ये पानी आपको नजर आ रहा है, पीछे से आ रहा है। गांव वाले फौरन अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कई गांव बहा ले गया ये पानी। अब आइए आपको बताऊं ये सैलाब आया कहां से। कहा गया ये चीन से आया है। शिकायत की गई कि चीन ने पहले अगर नेपाल को बता दिया होता तो जान माल का नुकसान ना होता। अब मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कहां से आया। ऊपर के हिस्से में देखिए कहा गया चीन के इलाके में जो तिब्बत का हिस्सा है, ऊपर आपको ग्लेशियर लेक दिख रहा है, पीले रंग से लिखा हुआ। ग्लेशियर जो है ये ग्लेशियर फटे और उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये जो भोटे कोशी नदी है, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये भोटे कोशी नदी में सैलाब आया, इसका स्तर बढ़ा और इसने विकराल रूप लिया। ये नीचे उसके बाद चीन से, चीनी तिब्बत के हिस्से से नेपाल में दाखिल हुआ और नेपाल में नीचे आप देख रहे हैं रसुआ शहर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तो काठमांडू के उत्तर में स्थित रसुआ जिले में बाढ़ आई है। यह इलाका तिब्बत से सटा हुआ है, चीन के साथ नेपाल के व्यापार मार्ग में आता है और पानी के तेज बहाव में चीन नेपाल फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया है। यह रूट था इस बाढ़ का। अब आपको दिखाऊं चीन में भी बाढ़ आई हुई है। चीन के हालात देखिए जरा। पहले चीन में आई, अगर चीन चाहता तो नेपाल को बचा सकता था। यह आप देख रहे हैं चीन का ड्रोन व्यू, घर देख रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी आपको नजर आ रहा है। और आइए अब आपको बताऊं कि चीन में जो सैलाब आया वो नेपाल पहुंचा और नेपाल में कितनी तबाही मचाई है उसने। देखिए जरा, कुछ ये हालात थे सैलाब के। पानी का बहाव देखिए जरा। तिब्बत से अचानक बाढ़ का पानी नेपाल में घुसा है। नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, उसके बाद यह हाल हुआ। रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाढ़ की चपेट में आ गया। रसुआ में बाढ़ के चलते एक पुल बह गया। नेपाल के नुवाकोट जिले में भारी तबाही हुई है। सोचिए बाढ़ से एक दो नहीं,
नेपाल में 22 पक्के पुल बह गए। नेपाल में बाढ़ से पुलों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। भोटे कोशी नदी के तांडव से 27 पुल ध्वस्त हुए हैं। बाढ़ से नेपाल में सड़क व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 22 सोचिए कंक्रीट पुल और 5 बेली ब्रिज बह गए। शुरुआत में रसुआ में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन वो बिना उतरे काठमांडू लौट आया। हालात इतने खराब थे। बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलीपैड बह गए। पायलट को उतरने के लिए सुरक्षित जगह तक नहीं मिली और टिमुरे गांव का बड़ा हिस्सा नजर तक नहीं आ रहा है, यानी गांव के गांव बहा ले गया ये सैलाब। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने सेना तैनात करने के आदेश दिए। नेपाली सेना सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को भेजा गया है। अतिरिक्त एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी भेजा जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी गई है। अब आपको दिखाऊं दूसरी तस्वीरें कि अब आखिर बचाव कैसे होगा। पहले तबाही का मंजर देखिए जरा। यह है तबाही का मंजर, आप देख रहे हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको तबाही के निशान दिखाई देंगे। देखिए घर मलबे में दब चुका है। जो मलबा पानी के साथ बह कर आया है, घरों की छत जो है वो जमीन पर आ गई है क्योंकि अंदर सब मलबा भरा है। सूचनाहरू चाहिँ सबैले सोधिरहेको छ कि धुला बगा अब देखिए तबाही की ये तस्वीरें आपने देखी। ये देखिए लोगों के घर बार तबाह हो गए। जो सिलेंडर पड़े, लोग सिलेंडर उठा रहे हैं कि अब सब कुछ बह गया तो खाना कैसे बनेगा। तो सिलेंडर कम से कम उठा ले, गैस जला सके और खाना बना सके। दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सिलिन्डर यसरी देख रहे हैं लोगों ने रसोई का सामान इकट्ठा करना शुरू किया कि गैस सिलेंडर होगा तो ही खाना बन पाएगा। उसके बाद रेस्क्यू शुरू हुआ, लोग फंसे हुए। आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर लगाया गया। छत पर देखिए एक युवक अपनी शर्ट उतारकर उसने घुमाया, हेलीकॉप्टर को इशारा किया कि मैं यहां फंसा हूं, मुझे बचाओ। हेलीकॉप्टर पहुंचा रेस्क्यू के लिए। अलग अलग जगह रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए जा रहे हैं। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं मलबे में, सैलाब के बीच, घरों की छतों पर। अब देखिए जमीन पर भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी भी मलबा लोगों के घरों में है, लोग दबे हुए हैं। जान माल का सही नुकसान का आकलन कर पाना इस वक्त मुश्किल है। अब देखिए जरा बड़ी बात यह है कि भारत के भी 100 लोग लापता हैं नेपाल में, जिनकी तलाश जारी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोग लापता इस वक्त हैं और सैकड़ों लोगों की तलाश जारी है। जो लोग लापता हैं 105 भारतीयों के भी लापता होने की आशंका है। इनमें से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री संपर्क से बाहर हो गए। करीब 400 तीर्थयात्री संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिस्ट बोर्ड ने लापता लोगों के बारे में जानकारी दी है। जिन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसमें ज्यादातर भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम के बीच बात हुई है। पीएम मोदी ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की है। मोदी ने कहा मुश्किल समय में भारत नेपाल के साथ खड़ा हुआ है। इधर भारतीय सेना नेपाल में मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहत सामग्री, दवाई की खेप भेजने की तैयारी है। C-17 और C-130 विमान स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। कुल 291 विदेशी पर्यटकों के लापता होने की आशंका है और साथ ही 93 नेपाली नागरिक भी लापता हो गए। इन लोगों से अधिकारियों और परिवारों का संपर्क नहीं हो पा रहा है। ट्रैवल कंपनियों से नेपाल टूरिस्ट बोर्ड ने डेटा मांगा है।
मलेशिया के 17 पर्यटक भी लापता बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के 12 पर्यटक, दक्षिण अफ्रीका से 4 पर्यटक हैं। 3 अमेरिकी नागरिक के भी लापता होने की आशंका है। 100 लोगों की राष्ट्रीयता की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वो 100 लोग कहां के हैं, ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं। नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जा रहा है और ताकि फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। हमारी सहयोगी एनडीटीवी की एक बहुत बड़ी टीम नेपाल के उस इलाके में है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम की रिपोर्ट देखिए। नेपाल के नुआकोट इलाके में पहुंच चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तबाही का मंजर। एनडीटीवी पहली टीम है जो लोकेशन पर इस वक्त पहुंची है। यही वो सैलाब है जो आज सुबह इस इलाके में आया। वहां पर जो आपको ये बिल्डिंग, जो इमारतें दिख रही हैं, वो सरकारी इमारतें थी। पहले ये जेल हुआ करता था। उस तरफ जो बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर वो बिजली घर था। और जब ये सैलाब आया है, जब फ्लैश फ्लड आया है, तो सबको साथ लेता हुआ ये आगे बढ़ा है। हम जिस घर में खड़े हैं, इसकी जो निचली मंजिल है, यहाँ पर भी गाद आई, यहाँ भी मलबा आया और पूरा अपनी चपेट में से लेता हुआ आगे बढ़ा है। जो हुआ आपने खुद आंखों से देखा। पहला कभी ऐसी मंजर, ऐसी हालत आपने नहीं देखी थी? देखा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम देखा है हमने। ये पानी तो इधर से ऐसे आया है। उधर आन के यहाँ पर देखा था, हम अंदर था। सुबह तो इतना वक्त था कि आप भाग पाए और अपनी जान बचा पाए? वो इतना वक्त था? अंदर था मेरा पति को लेकर भागा मैंने, नहीं तो आज हम दोनों भगा के लेकर। सब तबाह हुआ है, कुछ नहीं है हमारे पास, न पैसे न खाने के लिए, कुछ नहीं है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, एक बोतल पानी तक नहीं खाया। मेरे को तो जो 200-300 आदमी जो हमारा गांव वाला था, वो जो गांव ही नहीं है, ऐसे पता चल रहा है आपको? गांव ही नहीं है। अभी मैं उधर पहुंचना मुश्किल है। उधर यहाँ मेरा इधर जाने का रास्ता भी नहीं है। ऐसा वाला बाढ़ नेपाल में कभी भी नहीं आया था। ये पहली बाढ़ है जो विनाशकारी और खरबों का क्षति हो रहा है। ये बाढ़ जब ये ऊपर से जब आया था, बहुत स्पीड से आया था। जो पानी का दह है, बहुत स्पीड से आया था। जब हम लोग लगभग 10 मिनट का फर्क में एकदम ऊपर भाग गया। हम लोग बहुत स्पीड से आया था इधर। जब आदमी ऊपर से आया भागो भागो बोला, तब हम लोग सब इधर से भाग गए। 2-4 आदमी फंसा हुआ है, शायद मर गया होगा, वो लोग लेकर गया होगा। अब देखिए, डर इस बात का है कि नेपाल से भारत के राज्य मिले हुए हैं। भारत को भी खतरा है क्या? ये तस्वीरें देखिए, ये वो रसुआ त्रिशूल रिवर पर बना हुआ बांध है। इस त्रिशूल रिवर में भी वो सैलाब का हिस्सा आया है और देखिए बांध से पानी छोड़ा गया है। क्या ये पानी भारत के जिलों तक पहुंचेगा? अब देखिए जरा, बिहार में अलर्ट हो गया। बिहार की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार में बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, लोगों को हिदायत दी जा रही है किनारे इलाकों से हट जाएं। कैलाश नगर के ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि गंडक नदी में तेजी से पानी बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए सभी ग्रामीण अपने अपने घरों में सतर्क रहेंगे। कभी भी पानी बढ़ सकता है और बच्चों को नदी किनारे नहीं आने देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो सब अगल बगल जितना घर है उस सबको भी, जिसको नहीं मालूम है उसको जानकारी आप लोग दे दीजिए कि पानी एक बैग गंडक नदी में बढ़ेगा तेजी से, कि आपको भागने का मौका नहीं देगा। इसलिए पहले से सतर्क रहिए। तो बाकायदा प्रशासन अनाउंसमेंट कर रहा है, सतर्क रहिए। अब देखिए क्या बिहार में खतरा है। बिहार की 2 नदियां कौन कौन सी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले देखिए जरा, गंडक नदी। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार में दिखने लगा है। नेपाल से आने वाला पानी कुछ घंटों में बिहार पहुंच सकता है। गंडक बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। साथ ही इसके अलावा देखिए, कोसी नदी, गंडक के साथ कोसी बेसिन से जुड़े जिलों में भी निगरानी हो रही है।
सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया में सतर्कता बढ़ा दी गई है। भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है और फिर यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी नदी में मिलती है। बिहार में कोसी नदी से के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए, ये आगे बढ़ेगा पानी तो यूपी में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में गंडक और नारायणी नदी में जलस्तर बढ़ सकता है। इससे महाराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ की आशंका है। तो सभी राज्यों में अलर्ट है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुख्य सचिव और आपदा विभाग के मुख्य सचिव को सुनिए। 2.5 लाख क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज पर इसका पानी का असर आने की संभावना है। मुख्य सचिव महोदय ने अभी सारे जिलाधिकारियों और एसपीज और साथ में जो आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और सबको ये निर्देश दिया गया, विशेष रूप से बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, छपरा के डीएम्स को, कि जो लो लाइंग एरिया में लोग रह रहे हैं तटबंधों के अंदर, उनको इवैक्यूएट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए, ताकि फ्लैश फ्लड से कोई बह ना जाए, कोई जान माल का नुकसान ना हो। तो बड़े पैमाने पे माइकिंग कराई जाए। सारे बीडीओ, सारे सीओज, सारे थाना प्रभारी फील्ड में निकल के, स्वयं डीएमएसपी भी फील्ड में निकल के इसको अलर्ट करने का लोगों को काम करें और इवैक्यूएट कराने का काम करें लो लाइंग एरियाज में से। और ये आपको बताऊं, देखिए राज्य सरकारें अलर्ट हैं क्योंकि नेपाल में भारी तबाही आई है। सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री, ने मीटिंग की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम सम्राट ने ये बैठक ली है, अधिकारियों के साथ बैठक की है। अब देखिए राज्य सरकारों की तैयारी क्या है। उनके राज्य तक ये बाढ़ का पानी अगर पहुंचेगा तो कैसे निपटना है। नेपाल में तबाही के बाद बिहार में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी से बात की है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एनडीआरएफ टीमों को तैयार कर दिया गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोसी, बागमती और गंडक के इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। गोपालगंज में एनडीआरएफ टीम भेजी जाएगी। मुजफ्फरपुर में टीम स्टैंड बाय रहेगी। बेतिया में करीब 2 घंटे में टीम की तैनाती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नाव, शेल्टर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था होगी। बिहार में हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ से तबाही होती है। यूपी में भी पूरी तैयारी है। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश जारी किए हैं। योगी ने नेपाल में तबाही पर चिंता जताई। योगी ने भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना की है। बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के यूपी में निर्देश दिए गए। प्रशासन को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया है। सुनिए जरा एनडीआरएफ कमांडेंट क्या कह रहे हैं। बहुत हाई अलर्ट पे है क्योंकि ये साधा जो सारा नीचे डाउनस्ट्रीम आता है ये गंडक को ही स्ट्राइक करेगा और वहां पे जो बैराजेस हैं, जैसे जैसे बैराजेस से पानी छूटेगा तो उसमें नीचे की स्थिति में बाढ़ आने का अंदेशा है। पूरा एडवाइजरी दे दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इसमें बाढ़ आने का अंदेशा है। तो हमारी एडिशनल टीम्स भी तैयार हैं। जैसे जैसे जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि वहां पे एनडीआरएफ की जरूरत है तो एनडीआरएफ अपनी टीम डिप्लॉय करेगा। जो भी नाविक है, मछुआरे हैं, मवेशी वाले हैं, या खेतिहर जो भी हैं, सब लोगों को मना किया गया है कि आप लोग 48 घंटे तक निचले इलाके में नहीं जाएं, सावधानी पूर्वक रहें। और टोटल जो भी रिंग बांध है, रिंग बांध पे भी प्रशासन के द्वारा गश्ती बढ़ा दी गई है। जैसी सूचना प्राप्त है कि रात होते होते पानी गोपालगंज की सरहद में भी घुसेगा और इसीलिए हम समय रहते जिला प्रशासन सभी गांव वासियों को, पंचायत वासियों को सूचित कर रहा है कि निचले स्तर पे बांध के उस तरफ नहीं जाना है। जो 48 घंटे है वो बहुत सचेत रहने के लिए, घबराने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं, इतना भी पानी नहीं आएगा कि पानी गाँव के अंदर घुस जाए, परंतु हाँ ये जरूर है कि पानी बहुत तेजी से आएगा, तो इसलिए खतरे वाली जगह पर नहीं जाना। कुछ निचले इलाकों में हो सकता है पानी थोड़ी देर के लिए आए फिर वो निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं सबको मोबिलाइज कर दिया है। सब लोग निचले इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब अगर पानी बढ़ता है तो वो लोग जो ऊंचे वाले इलाके में आ जाएंगे अपने, और जैसे ही पानी निकल जाएगा फिर आगे वो लोग वापस जा सकते। अत्यधिक मात्रा में जो है पानी आने की संभावना है, तो निचले इलाके में जो भी बसे हुए लोग हैं उनको जो है ऊंचे स्थान पे अपना कीमती सामान और पशु और स्वयं जो है अपने आप को विस्थापित करने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में अभी जो है जायजा लिया जा रहा है कि कितना क्यूसेक पानी अभी वर्तमान में, और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ये तबाही कैसे आई। बताया जा रहा है क्या ग्लेशियर के जरिए तबाही आई, ग्लेशियर फटा
और सैलाब आया। देखिए कैसे ग्लेशियर फटते हैं। विशाल आकार के गतिशील बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं। यह भारी बर्फ अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है। यह ठंडे इलाकों में कई सालों तक बर्फ के जमने से बनता है। नेपाल के रसुआ में 24 घंटे में 7 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मतलब बारिश की वजह से अचानक बाढ़ नहीं आई। शक है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से तबाही मची। झील फटने से अचानक पानी भोटेकाशी नदी में आ गया। भोटेकाशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से पता लगाया जा रहा है। ग्लेशियर झील के सामने बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे जैसी संरचना होती है। यह प्राकृतिक बांध की तरह ग्लेशियर झील को रोके रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह बांध कमजोर पड़ जाता है या टूट जाता है, झील का पानी अचानक नीचे की ओर बहने लगता है। इसे ही ग्लेशियर झील फटने से बाढ़ का आना कहते हैं। अब सुनिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। क्या कह रहे हैं वहां के नेता और मंत्री। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दें। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। जी हाँ, अभी हम बैठक कर रहे हैं, तो जो भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम बाढ़ अगर आए तो तुरंत हम उनको सहायता दें और जो भी जरूरतमंद है उनको हम उन तक हम पहुँचें। जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में कहीं भी बाढ़ की स्थिति बनी है, पहले भी या जो अभी बनी हुई है, जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैयार है। उनको पता है कि प्रत्येक वर्ष ये चीज होता है, तो उसके रोकथाम के लिए आखिर सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है। मतलब जब लोगों को परेशानी हो, आम जन को जब परेशानी प्रत्येक वर्ष उठाना पड़ता है, अगर सरकार थोड़ी तैयार रहे तो बाढ़ से पहले उनको दिक्कत नहीं होगा और उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के और उनके रहने उनके जैसे बहुत सारे जो ग्रामीण है, गांव में अगर देखा जाता है तो उनके जानवर भी होते हैं, उनके भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर, सियासी खबरों की तरफ रुख करते हैं। यूपी टू बिहार, बहनों पर बरसे उपहार। रक्षाबंधन का मौका है। योगी आदित्यनाथ एक महिला सम्मान कार्यक्रम में आज पहुंचे थे। वो तस्वीर है, महिलाओं को सम्मानित किया। तो कृतज्ञ प्रणाम उन्हें समर्पित करें, अपने हृदय का उत्साह उन्हें दें। आपकी जरूरतों को बिना कहे जो सोचते हैं, समझते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तालियों के आशीर्वाद की वर्षा कर दें आप उन पर। कृतज्ञ प्रणाम। योगी ने महिलाओं को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया और उसके बाद महिलाओं से मुखातिब हुए, महिलाओं से बातचीत की। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुष्पा है। कहाँ घर है? उन्नाव से? जी। अच्छा, आपको देखिए आज से फ्री में बस सेवा सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जी धन्यवाद। ठीक है ना? जी जी। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? जी जी। तो यात्रा कर पाएंगे ना आप? जी। बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी माताओं बहनों को भी बधाई। हाँ उषा जी नमस्ते। नमस्ते। अब देखिए इस यात्रा की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। महिला में जो वो ऊर्जा भर दी है, जो हम सोच भी नहीं सकते थे। जो भी सफर करेगा आपका ही नाम लेगा कि आपने ये बहुत अच्छा किया। हम नहीं देखिए, आप लोग जब अच्छे लोगों को चुनते हैं तो अच्छा ही होता है। आप कहाँ से हैं? सर सीतापुर से। अब आपको सीतापुर से लखनऊ आना हो या लखनऊ से सीतापुर जाना हो या सीतापुर से अयोध्या जाना हो जी, तो बस सेवा आपको फ्री में मिल जाएगी। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब परिवार के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है कि योगी आदित्यनाथ रक्षाबंधन गिफ्ट दे रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी महिलाओं से मिल रहे थे और रक्षाबंधन गिफ्ट। सरकार आई तो क्या गिफ्ट देंगे इसका भी ऐलान कर रहे थे।
ये अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, महिलाओं ने राखी बांधी उन्हें। दूसरी तरफ देखिए, सभी सरकारें आगे रहना चाहती हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहती। सम्राट चौधरी, बिहार में सम्राट चौधरी ने भी राखी बंधवाई और तोहफे दिए। और आज उनके द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी जा रही है। पुलिस दीदी रीमा कुमारी और रुचि कुमारी। कार्यक्रम के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय मोटरसाइकिल का लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और आज उनके द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में राखी बांधी जा रही है। पुलिस दीदी सम्राट चौधरी राखी बंधवा रहे थे, क्या गिफ्ट दिया है महिलाओं को आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी महिलाओं के कार्यक्रम में थी। रक्षाबंधन से पहले लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, वो योजना जिसमें महिलाओं को राशि दी जानी थी। चुनाव से पहले यह वादा किया गया था। अब आइए आपको बताऊं, हर राज्य में रक्षाबंधन पर महिलाओं को क्या क्या तोहफा दिया जा रहा है, कौन सा गिफ्ट दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत यूपी से करते हैं। 3 दिन के लिए महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है। 900 सरकारी बसों में 27 से 29 अगस्त तक यात्रा फ्री है। महिलाओं के एक सहयोगी का सफर भी मुफ्त होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली में देखिए जरा क्या गिफ्ट है। रक्षाबंधन से पहले लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। हर पात्र महिला को 2500 रुपए महीना मिलेगा। 9 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा 56 लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू की गई हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए 15 बस व्यस्त रूट में चल रही हैं। 13 कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले रूट में चल रही हैं। बिहार का गिफ्ट देखिए जरा, महिला पुलिस कर्मियों को 4700 स्कूटी की सौगात दी गई है। 2 दिन के लिए महिलाओं को बस में यात्रा फ्री। बिहार से डाक के जरिए राखी भेजने पर 10% छूट है। राजस्थान में देखिए, रोडवेज की बसों में महिलाओं को 2 दिन मुफ्त सफर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खास तोहफा। रक्षाबंधन पर उनके खाते में सीधे 1100 रुपए भेजे गए। उत्तराखंड में देखिए गिफ्ट, 2 दिन के लिए महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलेगी। उत्तराखंड में वॉल्वो और एसी बस में भी सफर होगा। तमिलनाडु का तोहफा देखिए, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाया गया है। 2 अक्टूबर से हाईटेक डीलक्स बस में भी फ्री सफर होगा। एक जिले से दूसरे जिले का सफर भी अब फ्री होगा। इस ऐलान से 25 लाख महिलाओं को फायदा होगा। तो अलग अलग राज्यों ने गिफ्ट दिया है महिलाओं को रक्षाबंधन पर। सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। दिल्ली की बहनों को 2500 रुपए देना हमारा संकल्प है। तो आज ये दिल्ली लक्ष्मी योजना को वास्तविक रूप में जनता तक पहुंचाने के इस दिन पर मैं दिल्ली की बहनों को खुश देखकर बहुत खुश हूँ। 1 सितंबर को उनके खाते में जो पिछले माह का, अगस्त माह का पैसा है वो आ जाएगा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना। आज देश में पहला बिहार है जिस बिहार में लगभग 40,000 की संख्या में महिला पुलिस बल है। इस देश में कोई दूसरा राज्य नहीं है, सिर्फ बिहार है। अब एक और बड़ी चीज ये है, बेशक महिलाओं को रक्षाबंधन गिफ्ट है, लेकिन जहन में सियासतदानों के चुनाव भी होता है। यही वजह है कि कोई पीछे नहीं है महिलाओं को लुभाने में। सबसे पहले देखिए, महिलाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने झंडी दिखाई और फ्री बस सेवा शुरू की है।
और फिर सीएम योगी खुद बस में चढ़ गए और देखिए महिलाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा युवाओं के बीच थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां सेल्फी ले रहे थे। यहां फ्री बस शुरू किया है महिलाओं के लिए तो वहां उनके साथ सेल्फी ली। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते रहिए हैं, इधर अपने अपने हिस्से देखिए। आप लोग देखते। अब देखिए जरा, सभी को चाहिए आधी आबादी का वोट, इसलिए उनके लिए तोहफों की भरमार है। क्या है गिफ्ट? सीएम योगी के हाथ में आप देख रहे हैं टैबलेट है और इधर अखिलेश यादव के हाथ में लैपटॉप है। तो खास महिलाओं के लिए टैबलेट और लैपटॉप। 27 चुनाव महिलाओं पर दाव। यूपी के 25 लाख युवाओं को सरकार फ्री टैबलेट देगी। उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्र और छात्राओं को मिलेंगे। छात्र छात्राओं को कहीं आवेदन करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं वहां टैबलेट दिए जाएंगे। एक टैबलेट करीब 17,000 रुपए का खरीदा जाएगा। योगी युवाओं को 60 लाख टैब और स्मार्टफोन दे चुके हैं। अब अखिलेश कहां पीछे रहने वाले? यूपी में 12वीं पास हर छात्र को हम लैपटॉप देंगे, अखिलेश कह रहे हैं। 2012 में जब अखिलेश सीएम थे तब योजना शुरू की थी। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटा था उन्होंने कहा, और तब हर लैपटॉप की कीमत करीब 19,000 रुपए थी। तो अखिलेश लैपटॉप का वादा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बगल में देखिए स्कूटी है। वो कह रहे हैं महिलाओं बेटियों की शिक्षा सफर पर बड़ा ऐलान है उनका। ग्रेजुएशन कर रही 50,000 छात्राओं को स्कूटी देंगे। पेट्रोल स्कूटी की कीमत 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच होगी। स्कूटी का बीमा, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी फ्री मिलेगा। तो अखिलेश कहां पीछे रहते? अखिलेश ने कहा हमारी सरकार कॉलेज के छात्रों को फ्री मेट्रो कार्ड देगी। सपा सरकार में पहले भी साइकिल दी जाती थी, दोबारा सरकार बनी तो फिर से साइकिल देंगे। अब साइकिल से आगे बस तक बात आ गई। योगी ने ऐलान किया, बस खड़ी है पीछे। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को आज से सरकारी बस में यात्रा फ्री। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराया नहीं लगेगा। यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की 1 करोड़ महिलाएं हैं। सोचिए, 1 करोड़ वोटर। हर दिन 90,000 से ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं बस में सफर करेंगी। इसके लिए सरकार हर महीने करीब 23 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अखिलेश यादव ने भी दांव चला। वो कह रहे हैं यूपी में हर महिला को हर साल हम सरकार में आए तो 40,000 रुपए देंगे। हमारी सरकार बनी तो इसमें हर साल बढ़ोतरी करते जाएंगे। स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को फ्री बस सुविधा भी देंगे। बुजुर्ग महिलाओं के साथ एक बच्चे को फ्री यात्रा भी मिलेगी और बुजुर्ग महिला के सहयोगी को हाफ टिकट की सुविधा मिलेगी। तो सभी को लुभाना है, आधी आबादी को, महिलाओं को। सुनिए जरा सीएम योगी को और अखिलेश यादव। 2017 के पहले एक दौर था, बेटी हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बेटी की सुरक्षा में घर के अंदर हो या घर के बाहर कहीं किसी ने सेंध लगाई तो मान करके चलो कि सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम में से कोई एक जगह तय हो जाएगी। प्रदेश की 50,000 बेटियों को जो स्नातक में पढ़ाई कर रही हैं, ऐसी 50,000 बेटियों को एक स्कूटी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितना पैसा देती थी? समाजवादी पार्टी के समय में 300 रुपया मिलता था। हम 12,000 रुपया सालाना दे रहे हैं और 300 रुपया वो देते थे, उसमें भी आधा पैसा चट कर जाते थे। कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ। उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाए। मेरा मानना है जिस तरह समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो जो बात यहाँ से कही जा रही है कि हर महिलाओं को 40,000 रुपये समाजवादी पार्टी देगी, और अध्यक्ष जी ने बताया भी है कि किस तरह समाजवादी पार्टी 40,000 रुपये महिलाओं को देगी सम्मान निधि। अब आइए, योगी ने एक और बड़ा काम किया है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और एक बड़ा फैसला किया है। पिछले दिनों कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आया था।
इसके बाद यूपी सरकार अब इस पर एक्शन में है। देखिए, सीएम योगी ने बुजुर्ग मां बाप जिनके सुपुत्र, जिनकी औलादें उन्हें छोड़ देती हैं, उनके लिए फैसला किया है। योगी सरकार ने बुजुर्ग माता पिता को लेकर एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर कोई बेटा बेटी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है या बुजुर्ग माता पिता से बदतमीजी करता है, उनकी अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पहले की तुलना में और ज्यादा आसान हो जाएगा। बुजुर्ग माता पिता को क्या करना है? जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी है। साथ ही बुजुर्गों की शिकायतें दर्ज करने के लिए टोल फ्री सुविधा भी होगी। शिकायत की सुनवाई 30 दिन के अंदर करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सक्षम अधिकारी के आदेश पर भी संतान संपत्ति खाली नहीं करती है तो जिला प्रशासन 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई कर सकेगा। योगी सरकार के इस फैसले का मकसद केवल कानूनी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की भावना को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि माता पिता को अपने अधिकारों के लिए भटकना ना पड़े और बच्चे प्रॉपर्टी के लालच में बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी ना करें। यह है इसका मकसद। लोग की मम्मी दादी लोग हैं, कहीं जल्दी आ जा नहीं पाती हैं, उसके लिए फ्री कन्वेंस रहेगा तो वो लोग साथ में मिल के इधर उधर आएंगे जाएंगे। अब फिर चाहे जहाँ घूम आओ जाए है बढ़िया बात कि नहीं कह रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा, न कमाए वाले हैं न धमाए वाले हैं, और साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, हमारे लिए बहुत अच्छा। हम लोग कमाए वाले नहीं हैं, कहाँ पैसा पाई, जहाँ भला कहूँ चले तो जाब, अब बुढ़ापा में घूम आई वाहे बहुत, हमारे लिए बहुत कुछ, बहुत अच्छा। बूढ़े बाड़े हैं, पैसे नहीं होते हैं, फ्री चले जाएंगे जहाँ जाना चाहेंगे, उनको हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा किया। हम लोग कहीं सफर में जाते थे, पैसा नहीं रहता था नहीं जाते थे, और अब योगी सरकार फ्री में कर दिए हैं, जहाँ मन करे तहाँ चल जाओ। अच्छा है, हम लोगों के लिए ठीक है, उनको हम आशीर्वाद देते हैं, खुश हैं उनसे। अब जब तक रहेंगे तब तक योगी का सहयोग रहेगा, हम उनको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं योगी जी के लिए। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने आगे से आगे हर क्षण घर से लेकर के बाहर तक की सुविधाएं दे रखी है। योगी जी ने जो भी हम महिलाओं के लिए किया है बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को कहीं जाना होता था तो ट्रेनों में या कहीं नहीं उतनी सुविधा नहीं होती है, बस में हम फ्री जा सकते हैं। योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, जो महिलाओं के लिए 60 साल की हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं, इतनी पेंशन बनती है, बहुत खुशी होती है। 60 साल की महिलाओं के लिए योगी साहब ने यात्रा फ्री कर दी है और उनके लिए बहुत धन्यवाद देंगे। अब देखिए, यूपी के लोगों के लिए तो गिफ्ट है, लेकिन करप्शन करने वालों के लिए हंटर है। ये आप देख रहे हैं, शाहजहांपुर से तस्वीर वायरल है। कहा गया जो पार्षद हैं गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई पूरी ईमानदारी से बांटी जाएगी। सुनिए। जो भी निगम की आमदनी होगी वो 60 में बटेने की बराबर से बटेगी। और हम जितने लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, और इन पे अगर जो किसी पे आंच आती है तो सब इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा। नाम आप दे सकते हो, लेकिन जो बच्चा नहीं करेगा वो भी अम्मा करेगा। इस रस्म का पालन भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। पार्षद गंगा जल हाथ में लेकर कह रहे हैं जो भी निगम की कमाई होगी वो 60 पार्षदों में बटेगी। अब देखिए, कानपुर नगर निगम में रेड हुई। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची, बड़ी टीम, नगर निगम में रेड हुई। 100 करोड़ के टेंडर घोटाले की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की बड़ी टीम ने छापा मारा। निगम का ये खुद भी ठेकेदार। और देखिए, बड़ी टीम दल बल के साथ पहुंचे थे। ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में एनकाउंटर की तस्वीर है। एक शख्स का एनकाउंटर हुआ, वो कह रहा है जिंदगी में गाजियाबाद नहीं आऊंगा। सर जी, हम गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा सर जी, माफ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊंगा।
सर जी, अब गाजियाबाद में दोबारा नहीं आऊँगा, अब नहीं आऊँगा सर जी माफ़ कर दो, अब गाजियाबाद नहीं आऊँगा। अब देखिए सबसे पहले भ्रष्टाचार पर कैसे एक्शन हुआ अलग अलग शहरों में। ये तस्वीर देखिए शाहजहांपुर की है। नगर निगम के भ्रष्टाचार का ये वीडियो वायरल है। करप्शन के लिए पार्षद गंगा जल की कसम खा रहे हैं। सारी तस्वीर सीएम तक जा रही है। वो कहते हैं नगर निगम से जो भी ऊपरी कमाई होगी उसे सभी 60 पार्षद बराबर बराबर ईमानदारी से बांटेंगे। कोई पार्षद अगर मुसीबत में फंसता है तो उसका भी साथ देंगे। वायरल वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर कमिश्नर ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़े एक्शन की तैयारी है। दोषियों पर सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों योगी ने भ्रष्टाचारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया था। कहा था सूबे में भ्रष्टाचारियों की सूची तैयार कर रहे हैं। अगर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद कार्रवाई नहीं की तो एक दिन में 150 भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे। तो क्या शाहजहांपुर के पार्षदों पर भी एक्शन होने वाला है? अगली तस्वीर कानपुर की है। कानपुर नगर निगम में 100 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ। मामला सामने आते ही योगी ने कड़े एक्शन के निर्देश दिए। सभी विवादित टेंडर को रद्द कर दिया गया। सड़क और नाला बनाने के 200 ठेके रोक दिए गए। 7 बड़ी फर्म को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और इस मामले में 6 FIR दर्ज की हैं। 2 ठेकेदार गिरफ्तार हुए। फरार टेंडर माफिया गोविंद शर्मा को कई टीमें तलाश कर रही हैं। SIT साक्ष्य जमा कर मामले की तेजी से जांच में जुट गई है। सुनिए, योगी इससे पहले भ्रष्टाचारियों को वार्निंग दे चुके हैं। क्या कह रहे हैं? हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। नगर निगम में अवैध वसूली और डरा धमका करके ठेके अलॉट करने की जो शिकायत थी, इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से 5 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। अब तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए जा चुके हैं। 2 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है और एक अभियुक्त गोविंद शर्मा अभी फरार चल रहा है, जो नगर निगम के सारे ठेकों को मैनेज करता था और डराने धमकाने का काम करता था। किसको ठेका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, ये तय करते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है कि विदेशों में तो चेतावनी दी जाती है और भारत में मनमानी होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, जैसे खासतौर पर ये आप देख रहे हैं, ये फैंटा अगर आप पीते हैं तो भारत में जो फैंटा आती है वो ऐसी दिखती है और ब्रिटेन की फैंटा का कलर देखिए जरा। दोनों फैंटा आपने देख ली। मैगी देखिए जरा, जो भारत में मैगी आती है उसकी शक्ल देखिए और जो ब्रिटेन में पैकेट जाता है उसको देखिए। दोनों में फर्क क्या है? दोनों को बनाने में फर्क है। जो आप तक पहुंचाया जा रहा है माल, वो माल घटिया है, खराब है और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला है। देखिए मैगी की स्थिति देखिए। पहले भारत में बिकने वाली मैगी नूडल्स पाम ऑयल से बनाई जाती है, जबकि ब्रिटेन में इसके कई प्रकार में सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सबसे दिलचस्प यह है कि ब्रिटेन में बिकने वाली मैगी भारत में ही बनती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन उन पैकेट पर सामने की तरफ लाल निशान लगा होता है, जो यह बताता है कि इसमें नमक ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई चेतावनी नहीं होती है। इसी तरह फैंटा देखिए। ब्रिटेन में बिकने वाली फैंटा के एक कैन में 63 कैलोरी होती है, जबकि भारत में इसी कैन में 189 कैलोरी होती है, क्योंकि भारत में बेचने के लिए ये लोग 3 गुना ज्यादा चीनी मिलाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें हानिकारक आर्टिफिशियल रंग भी मिलाया जाता है। ये रंग अगर यूरोप की फैंटा में डालें तो इन्हें इसमें वार्निंग लिखनी पड़ती है, लेकिन भारत में डालते हैं उसमें वार्निंग नहीं लिखते हैं। भारत में इसकी जानकारी सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में लिख दी जाती है, शायद वो पढ़ने में भी ना आए, जिस पर आम खरीदार की नजर तक नहीं पड़ती है। किटकैट अगर आप खाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आम किटकैट अगर आप खरीदेंगे तो कोको 22% के करीब होता है, जबकि इसे भारत में खरीदें तो केवल 4.5% कोको सॉलिड्स होते हैं इसमें।
कोको वो पाउडर होता है जिसे चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किटकैट में चीनी, दूध, पाउडर और वेजिटेबल फैट भी होता है। यानी भारत में जिस चीज के लिए चॉकलेट खरीदते हैं वही बहुत कम होता है। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स का दावा है। अब आइए आपको बताऊं साथ ही साथ ये क्यों इन चीजों में घटिया चीजें या ज्यादा चीजें मिलाते हैं जो आपकी सेहत पर नुकसान पहुंचाती है। इसके पीछे वजह क्या है? कंपनियों का दोहरा मापदंड लंबे समय से भारत में चर्चा का केंद्र है। दुनिया के करीब 20 देशों में पैकेट के सामने ही लाल और हरे निशान लगाते हैं ताकि एक नजर में पता चल जाए कि चीनी, नमक या फैट ज्यादा है। भारत में बहस 2017 से चल रही है। रंगीन चेतावनी जैसे प्रस्ताव भी सामने आए, लेकिन नियम वही है कि कंपनियां पैकेज के पीछे सामान्य जानकारी देती हैं। कंपनियों का तर्क सीधा है कि हर देश में लोगों का स्वाद अलग है और खर्च करने की क्षमता अलग है, इसलिए रेसिपी बदलनी पड़ती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेसिपी में इतना फर्क कीमत और लोगों की जेब की वजह से। सस्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपनियों को सस्ता कच्चा माल लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में पैकेज फूड पर चेतावनी वाले लेवल पर सुनवाई चल रही है इस वक्त। कोर्ट ने कहा है दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत नागरिकों के स्वास्थ्य पर कितना गंभीर है। अदालत ने केंद्र सरकार और FSSAI को इस मामले में अंतिम फैसला लेने को कहा है। सुनिए जरा समीर भाटी, फूड एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, उनको अगर जरा सा भी रिस्क लगता है किसी भी पैकेज्ड फूड के अंदर तो वो उसको तुरंत बैन कर देती है, जबकि इंडिया में रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल हैं। कई बार प्रॉफिट मार्जिन्स को बचाने के चक्कर में जो आपके अच्छे वाले ऑयल होते हैं उनकी जगह पाम ऑयल या फिर दूसरे कई तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाइमेट देखें तो उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो विदेशों के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतें और जरूर पढ़कर खाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपकी सेहत से जुड़ी अगली खबर है, स्वाइन फ्लू से दहशत बढ़ गई है। आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं राजस्थान के कृषि मंत्री को स्वाइन फ्लू हो गया है। अस्पताल में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है। राजस्थान के कृषि मंत्री को आप देख रहे हैं वार्ड में। दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीर है। दिल्ली में भी स्वाइन फ्लू वार्ड बना दिए गए क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब देखिए जरा, स्वाइन फ्लू ने चिंता बढ़ा दी और टेंशन भी बढ़ा दी है। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने टेंशन बढ़ाई है। दिल्ली में अब तक स्वाइन फ्लू के 3000 के करीब मामले आए, जबकि कर्नाटक में यही आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्हें इलाज के लिए SMS अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया है और बिगड़ती हालत की वजह से दिल्ली की CM ने आपात बैठक की है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बन गए हैं, जिससे स्वाइन फ्लू के मरीजों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिल सके। दिल्ली NCR के स्कूलों में बच्चों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो H1N1 इन्फ्लुएंजा का सामान्य मौसमी पैटर्न है, नया वायरस नहीं है। मौसम में बदलाव और नमी की वजह से वायरस तेजी से फैलता है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, राज्यों की अलग अलग तैयारियां क्या है। जो वायरल फीवर है उसकी मरीजों की संख्या को देखते हुए हमने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है और जो छोटे अस्पताल हैं उनसे भी कहा है कि आप सतर्क रहें। कोई भी मरीज बुखार की शिकायत को लेकर के आता है तो उसका खून की जांच कराएं और जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएं और उसके उपचार की व्यवस्था करें। इस समय थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई करें। अगर कहीं छोटा मोटा जुकाम और अन्य चीजें हैं, मास्क आदि का प्रयोग करें। जिन चीजों का एक पिछले कुछ सालों में लाइफस्टाइल बना था, बीच बीच में हम भूल जाते हैं। इस मौसम में हमेशा इस प्रकार की बीमारी और थोड़ा सा वायरस फैलता है, उससे सावधानी की जरूरत है। 1 महीने तक सरकार स्वाइन फ्लू की खबरों पर सोती रही। आज की तारीख में अगर आप सर्वे कर लें
तो मुझे लगता है शायद दिल्ली का हर तीसरा चौथा परिवार जो है स्वाइन फ्लू से ग्रसित है। सरकार ये तक नहीं बता रही कि सरकार के पास स्वाइन फ्लू की दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। फ्लू होता है या खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो जो यूजुअल उसका ध्यान रखने के लिए चीज़ें होती हैं कि अपनी फ्लूइड्स का, खाने का ध्यान रखें, रेस्ट करें और थोड़ा सा दूसरे लोगों से बहुत उनके पास ना जाएं, और अगर खांसी करें या छींकें तो अपने मुंह को और नाक को ढक लें। और जो लोग बीमार नहीं हैं वो भी अपने हाथ धोएं। हमें कोई भी जगह से ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत सीरियस इस वक्त बीमारी है। नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, हर साल बढ़ते हैं, उसके लिए चिंता का विषय नहीं है। एक्सपर्ट को आप सुन रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। आइए अब लाइफ का फंडा में क्या है खास। किसी ने क्या खूब कहा है, मूढ़ों का रस प्रभुता में है, प्रतिभाशाली झुक जाते हैं, जीवन की ऊर्जा को सज्जन यूं लड़कर नहीं गवाते। मतलब बुद्धिमान और प्रतिभाशाली विनम्र होते हैं, जबकि अहंकार और अकड़ अज्ञानता की निशानी। गौतम बुद्ध ने एक कहानी के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होने पर दोनों एक बड़े और घने पेड़ की छाया में आराम करने के लिए रुक गए। गर्मी में पेड़ की ठंडी छाया ने उन्हें बहुत राहत दी। चलते समय गौतम बुद्ध ने पेड़ को झुककर प्रणाम किया। बुद्ध को पेड़ के आगे झुकता देख शिष्य ने पूछा, गुरुवर, हम सब तो आपको नमन करते हैं, आपसे ज्ञान पाते हैं, लेकिन आप इस साधारण पेड़ को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा, इस पेड़ को गौर से देखो, यह हमें सिखा रहा है कि जो पेड़ फलों से लदा होता है, जो दूसरों को फल और छाया देता है, वो हमेशा जमीन की ओर झुका रहता है, लेकिन जो पेड़ सूखे होते हैं वो अकड़ कर खड़े रहते हैं। इसके बाद उन्होंने जीभ का उदाहरण दिया। जीभ जन्म से होती है और मौत तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मौत से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। इसलिए जिंदगी में कोमल और विनम्र बने रहिए।